नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। चुनाव आयोग लंबे समय से चर्चा में है और चुनाव आयोग के आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार खूब चर्चा में रहे। कल रिटायर हो गए, 18 तारीख को रिटायर हो गए और उनके रिटायरमेंट से पहले नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई और वो भी आधी रात को मीटिंग हुई और आधी रात के समय अनाउंसमेंट किया गया। उसके पहले अनाउंसमेंट नहीं किया गया था और राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि जो कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने चयन किया, उसमें प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की पसंद के कैबिनेट मिनिस्टर यानी अमित शाह जी थे और एक नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में है यानी राहुल गांधी। राहुल गांधी ने संसद में भी इसका विरोध किया था कि जिस तरह से बहुमत जब आपके साथ है तो फिर हमारे होने का मतलब क्या है। और उन्होंने ये भी विरोध किया था कि जो तमाम लोगों ने विरोध किया, हालांकि कि जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने, संविधान बेंच ने, जो पांच पांच जजों की बेंच थी, उसने एक व्यवस्था दी थी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होगी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक होंगे। तो एक होंगे प्रधानमंत्री, एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक होंगे एलओपी। लेकिन बीजेपी को यह पसंद नहीं आया, मोदी जी को पसंद नहीं आया और उन्होंने जो है उस कानून को, जो संविधान ने जो व्यवस्था दी थी, उसको बदलने के लिए संविधान में संशोधन कर दिया और संशोधन करके कर दिया कि ये जो है इसकी नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की पसंद का एक व्यक्ति जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा और एलओपी यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। इसकी बड़ी तेज प्रतिक्रिया हुई और कुछ याचिकाएं जो है वो दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को 12 तारीख को ये केस सुनना था, लेकिन 12 तारीख को केस लिस्ट ही नहीं हुआ और डेट पड़ी 19 तारीख को। 19 तारीख यानी आज। अब 19 तारीख को डेट पड़ी, 18 तारीख को रिटायरमेंट था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। 17 तारीख को मीटिंग कर दी गई और 17 तारीख को मीटिंग करके उस समय तो परिणाम नहीं हुआ कि आया कि क्या, लेकिन 12 बजे रात में, 17 तारीख की 12 बजे रात में यह घोषणा की गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार होंगे। कांग्रेस ने इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है और उसने जो लिखा है उसमें यह है कि सरकार जो है आरोप लगाए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर मैं इस पर बात करूंगा कि कहाँ क्या हुआ। सरकार की सत्ता हथियाने की कोशिश। मोदी सरकार ने एक नया कानून पारित करके सीजीआई को हटा दिया और उनकी जगह प्रधानमंत्री के चुने हुए एक मंत्री को शामिल किया, जिससे न्यायिक निगरानी कमजोर हुई, ये कहना है कांग्रेस का। फिर ये भी कहा कि इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिससे इसकी वैधता पर सवाल उठ गया। जब याचिका दायर की गई तो बिल्कुल सवाल उठा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तय। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की, जो नियुक्ति प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती थी, जो मैंने बताया आपको। फिर जो है खतरे को भांपते हुए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से पहले ही सीईसी चयन समिति की बैठक जल्दबाजी में बुला ली, यानी 17 तारीख को बुलाई। विपक्ष के नेता ने स्थगन की मांग की और समिति से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा। राहुल गांधी के विरोध को मोदी और शाह ने खारिज कर दिया, जिनके पास समिति में बहुमत था। एक चौंकाने वाले कदम में सरकार ने 17 फरवरी की आधी रात को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से महज 2 दिन पहले ज्ञानेश कुमार को नए सीईसी के रूप में घोषित कर दिया। ज्ञानेश कुमार, जिन्हें अमित शाह का दाहिना हाथ माना जाता है, अब ज्ञानेश कुमार के बारे में जो जानकारी है, दाहिना हाथ माना जाता है और 2024 के चुनावों की निगरानी के लिए इनको चुना गया, जिससे भाजपा का चुनावी प्रक्रिया पर पकड़ और मजबूत हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट को दरकिनार करने से लेकर आधी रात की नियुक्ति तक मोदी और शाह ने दिन दहाड़े सबसे बड़े चुनावी तख्ता पलट को अंजाम दिया, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। लेकिन इसको ऐसे समझिए, विस्तार से अगर समझना चाहें तो कई लोग ये तर्क दे रहे हैं। मैं आज इसीलिए कार्यक्रम कर रहा हूं ताकि इस पर स्पष्टता हम सबके बीच होनी चाहिए और कहीं कुछ अगर छूट जाए तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। चुनाव आयोग, संविधान में इसका उल्लेख है और बहुत महत्वपूर्ण है, संवैधानिक संस्था है
संविधान कहता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र है, गणराज्य है हमारा। और इसमें इम्पोर्टेंट है कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो बड़ा निष्पक्ष हो, चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, उसमें बेईमानी ना हो, तभी हमारी डेमोक्रेसी, हमारे संविधान की रक्षा हो पाएगी। लेकिन जो नरेंद्र मोदी और राजीव कुमार हैं, दोनों कटघरे में हैं, इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी ने सीजीआई को हटा दिया, जो सीजीआई ने व्यवस्था दी थी, और राजीव कुमार ने उन तमाम मानदंडों को ध्वस्त कर दिया जो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए अनिवार्य होते हैं, चुनाव आयोग के लिए अनिवार्य होते हैं कि आचार संहिता का सख्ती से पालन करें, और कहीं कोई शिकायत है तो उसको समझे, किसी पार्टी विशेष का पक्ष न ले। लेकिन राजीव कुमार ने लगातार व्यवहार किया, उनके कहने पर चुनाव की डेट बदल दी, चुनाव नहीं किया, प्रधानमंत्री जब अपनी रैली कर लेते हैं उसके बाद घोषणा होती है, तमाम चीजें, घोषणाएं कर दी उसके बाद चुनाव की घोषणा करते हैं राजीव कुमार। कई घटनाएं हैं, मैं उसका डिटेल अभी यहाँ पे नहीं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन ये आया कुल मिलाकर के कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया चुनाव जीतने के लिए। अब सवाल ये उठा रहे हैं लोग कि ये जो व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी थी वो तो अभी दी थी 2023 में, लेकिन उसके पहले किस तरह से चयन होता था? उसके पहले जो चयन होता था उसमें प्रधानमंत्री और उनके साथ एक कमेटी होती थी जो अफसरशाही, नौकरशाही होती थी, आईएएस ऑफिसर्स होते थे, और उस कमेटी तय करके जो है वो नाम भेजती थी राष्ट्रपति के पास चुन करके, और उसमें से राष्ट्रपति एक नाम को घोषित कर देते थे कि ये चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तब तो एक ही होते थे उस जमाने में, तो एक चुनाव आयुक्त हैं, बाद में 2 चुनाव आयुक्त की व्यवस्था की गई। और अब उस समय तो आरोप किसी ने नहीं लगाया कि ये प्रक्रिया गलत है, और उस प्रक्रिया से जो चुनाव आयुक्त के पद पर बैठे जो व्यक्ति, उसी में से टीएन शेषन भी थे, कुरैशी साहब का भी नाम आता है। उसी प्रक्रिया से निकल करके आए थे टीएन शेषन, और टीएन शेषन ने चुनाव आयोग का मतलब समझा दिया पूरे देश को कि चुनाव आयोग एक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, और चुनाव वो कराता है, सबकी नकेल उसके पास है, सारी राजनीतिक पार्टियों की। ये टीएन शेषन ने साबित कर दिया था। तो एक तो आरोप नहीं था। अच्छा चलिए, जो व्यवस्था चली आ रही थी उस पे आरोप होता तो सुप्रीम कोर्ट में बात जाती तो उस पे होता वो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि नहीं, इस पे परिवर्तन किया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी 5 जजों की बेंच ने एक परिवर्तन किया, और परिवर्तन किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके कमेटी में होंगे, एलओपी होंगे, और प्रधानमंत्री होंगे। ऐसी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दी। इस व्यवस्था में खामी क्या थी? प्रधानमंत्री को सीजीआई को हटाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यहाँ पेच है दरअसल कि न्यायपालिका जो संविधान की कस्टोडियन है, संविधान की धाराओं की, अनुच्छेदों की व्याख्या करती है कि अगर कभी किसी बात पे जिच हो जाए या समझ में नहीं आए विधायिका को, कार्यपालिका को कैसे काम करना है, तो सुप्रीम कोर्ट या कहिए कि न्यायपालिका जो है उसको डिफाइन करती है, संविधान पीठ उसको डिफाइन करती है। और संविधान पीठ 5 जजों की पीठ ने ये डिसाइड किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को होना चाहिए इसमें। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी पक्ष के तो नहीं होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण पद है, जैसे एलओपी एक महत्वपूर्ण पद है, वैसे ही उनसे ज्यादा बल्कि बड़ा पद मैं कहता हूँ न्यायपालिका, चूंकि सुप्रीम न्यायपालिका को जो है कस्टोडियन माना गया संविधान का। अगर विधायिका ने कोई गड़बड़ी की है, कोई संशोधन ऐसा किया जो संविधान की मर्म के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उसको पलट सकती है। जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में, कि इलेक्टोरल बॉन्ड में सदन ने कर दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जायज है, आप चंदा वसूल कर सकते हैं, और उसको नहीं बताएंगे किसी को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बताया भी, बताने पे मजबूर किया, और कहा कि ये गड़बड़ है, ये संविधान के अनुच्छेदों के खिलाफ है, संविधान की व्यवस्था के खिलाफ है, आप इसको खत्म कीजिए, बंद कीजिए, और रोक लगा दी। ये इतनी ताकत है न्यायपालिका को हमारे इसने संविधान ने दी है। अब उस न्यायपालिका के प्रमुख अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में थे तो क्या गड़बड़ी थी, किसका पक्ष लेते हैं? लेकिन जब उनको आप हटा देते हैं और प्रधानमंत्री अपनी पसंद के कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर के आते हैं, इसमें मंशा जो है आरोपित हो जाती है, और मंशा साफ दिखाई पड़ती है कि आप अपने पक्ष के व्यक्ति को, अपनी पसंद के व्यक्ति को सीईसी बनाना चाहते हैं। जबकि
जो भाजपा के नेता होते हैं उन पे सरेआम आरोप लगता है कि वो संघ से संचालित होते हैं, वो संविधान से नहीं चलते हैं, वो संघ से चलते हैं, संघ की यानी आरएसएस की जो विचारधारा है उससे संचालित होते हैं। भारत का संविधान उनको संचालित नहीं करता। संविधान की शपथ जरूर लेते हैं, लेकिन आदेश जो है वो उन्हीं का मानते हैं जो राष्ट्रीय स्वयं संघ के मुखिया बोलते हैं। ये सबसे खतरनाक बात है। और जब प्रधानमंत्री ने ऐसा किया, सीजीआई को हटाया, तो सीजीआई को हटाने के बाद यह शंका गहराई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल क्रिएट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो उनकी पार्टी को फेवर करे। उनको आम आदमी पे भरोसा नहीं। वो आम आदमी को नहीं मानते हैं कि देश का सब कुछ आम आदमी बोलते जरूर है अपने भाषण में कि हमको आम आदमी ने, आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है जिसने, उसकी कीमत क्या करते हैं आप? उसको क्या मानते हैं आप? नीलामी करते हैं, इतना दूं कि इतना दूं, कहां से लाके दे रहे हो? उसी आम आदमी से लिया हुआ है, उसको यहाँ का माल उधर कर रहे हो और आप कह रहे हो कि मैं दे रहा हूं। और उसके बाद जिस तरह से चुनाव आयुक्त ने काम किया, एक तो सीजीआई को हटाना नरेंद्र मोदी जी के निर्णय के खिलाफ जाता है। दूसरा, जिस तरह से राजीव कुमार ने काम किया, चुनाव आयोग ने जिस तरह से काम किया, वो भी संदेह पैदा करता है और गहरे संदेह पैदा करता है। इतने सवाल और इतना आंदोलन, इतना चुनाव आयोग के खिलाफ कभी नहीं हुआ। 75 साल के इतिहास में अगर देखिए आप, 1951 से चुनाव हो रहा है, 225 अभी आ गया है, इतने सवाल कभी नहीं उठे चुनाव आयोग। और साफ साफ दिखाई पड़ता है कि चुनाव आयोग बीजेपी के कार्यालय की तरह काम करता है। कई पत्रकार आरोप लगाते हैं कि हम नागरिकों के पास तो एक वोट है, लेकिन चुनाव आयोग के पास लाखों वोट है, वो किधर से किधर भी कर सकता है वो चुनाव आयोग। और राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि आरोप क्या लगाया, उन्होंने तो कहा कि सबूत दे, हमारे पास है सबूत, आप डिटेल दीजिए कि 39 लाख मतदाता नए कुछ महीनों में कैसे जोड़ दिए गए। तो ये सारे सवाल जो है संदेह पैदा करते हैं मोदी जी के कार्य भी और चुनाव आयोग के कार्य भी। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पे 19 तारीख को सुनवाई होनी थी। अब सुनवाई जब होगी तब होगी, अभी तो बहाली हो गई। अब इस नियुक्ति के बाद क्या करेगी सरकार? सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा? सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कोई होना है, तो क्या ये नियुक्ति रद्द की जाएगी? और चूंकि नोटिफिकेशन जब हो जाएगा राष्ट्रपति से, ये किया जाना ठीक नहीं लगेगा। ये राष्ट्रपति की गरिमा का सवाल है, संविधान की गरिमा का सवाल है। इसका मतलब अब ये दबाव बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट जक मार के फैसला यही दे कि अभी तो जो हो गया, आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ये हड़बड़ी इसीलिए की गई, और ये हड़बड़ी बतलाती है कि बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी, भले वो कहते हैं कि मैं हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी हूँ, मैं भारतवर्ष का हितैषी हूँ और मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, मैं भारत की गरिमा के लिए काम करता हूँ, भारत सबसे पहले है, नेशन फर्स्ट मेरा आइडिया है, लेकिन नहीं। आइडिया ऑफ इंडिया जो है, उसका सार जो है, उसका ग्रंथ जो है, वो संविधान है। आइडिया ऑफ इंडिया का ग्रंथ हिंदू राष्ट्र नहीं है। नरेंद्र मोदी जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, 11 सालों में जो उन्होंने कोशिश की है, हम गुजरात वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, कि आइडिया ऑफ इंडिया को कैसे ध्वस्त किया जाए। और आइडिया ऑफ इंडिया बोलता है क्या? आइडिया ऑफ इंडिया है विविधता में एकता। आइडिया ऑफ इंडिया है कि इस देश के हर नागरिक के साथ बराबरी का भाव, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी भाषा का हो, किसी भी प्रांत का हो, सबके साथ बराबरी का भाव, समदर्शी भाव, ये आइडिया ऑफ इंडिया है। लेकिन जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, तो मुसलमानों को और दूसरे लोगों को आप किस तरह से देखते हैं, वो हम सब देख रहे हैं। जब आप बहुमतवाद की बात करते हो, तो विपक्ष को किस तरह से देखते हो, ये दिखाई पड़ता है। और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में भी आपने दो, जब अपने लोगों को रख लिया, दो आप हैं, एक विपक्ष है, तो जाहिर है दो जीतेगा। ये तो उसके रखने या नहीं रखने का कोई मतलब नहीं। फिर एलओपी को क्यों रखा? ये बताने के लिए कि एलओपी भी चुनने में थे, या वो अपने संतोष जाहिर कर दें, एक चिट लगा के दे दें, जिसको आपने हमारे साथियों ने देखा होगा कि कैसे वक्फ बोर्ड वाले मामले में संसद में हंगामा हुआ इस बात को लेकर। तो लगातार बीजेपी की जो कोशिश है, नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि कैसे आइडिया ऑफ इंडिया को ब्रेक किया जाए। हम नागरिकों को देखना होगा कि आइडिया ऑफ इंडिया हमको चाहिए,
या हिंदू राष्ट्र की जो पॉलिसी है इनकी, नरेंद्र मोदी जी की, कि आप सबको किनारे कीजिए, जो मैं बोलूं वही सही। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने का क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है, क्या अर्थ है? और हटा दिया अभी, जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे रही थी 19 तारीख को, अब 2 दिन बाद नियुक्ति करते तो क्या आफत आ जाती? कहीं चुनाव नहीं था, कोई संवैधानिक संकट नहीं था। उल्टा, अगर आप दिल्ली में मुख्यमंत्री आपने अब तक नहीं चुना, जबकि दिल्ली में मुख्यमंत्री चुना जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री का वोट हो जाना चाहिए था। 8 तारीख को मतगणना हुई, 9 तारीख को मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री वहां वोट ले लेते। अभी भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पे आतिशी काम कर रही है। क्या काम करेंगे? जब मुख्यमंत्री थी तब तो सक्सेना साहब काम नहीं करने दे रहे। तो पूरा का पूरा एक माहौल उड़ा दिया आपने संविधान का। तो अब 19 तारीख को, यानी आज क्या कहती है सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर, ये देखने वाली बात है। और ये जब वर्डिक्ट आएगा तो फिर हम कल बात करेंगे उसके ई फंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए कार्यक्रम में।